Hello student, welcome back to Nishan Classes online tutorial. Hello student, this is Naveen Barodia, Biology faculty of Nishan Classes, कोटा राजस्थान। लास्ट लेक्चर में हम पाचन तंत्र की क्रिया विधि पढ़ रहे थे। उसमें से हमने पहला चरण इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण पढ़ लिया था और दूसरा चरण डाइजेशन चल रहा था। दूसरा चरण डाइजेशन या पाचन जो है वो हमने मुख गुहिका में पाचन और आमाशय में पाचन दो जगह पर इस चरण का अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट चरण जो आता है वो आता है आमाशय के बाद छोटी आंत्र स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम लोग छोटी आंत्र में पाचन का अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में आमाशय में भोजन का अर्धपाचन करके उसे लेई जैसे समान पदार्थ यानी पतले लिक्विड पदार्थ में बदल दिया जाता है खाने को, और उसे हम लोग अब काइम कहते हैं। यानी आमाशय में जब भोजन अब स्थित है उसको पाचन के बाद अब काइम कहा जाता है। आमाशय से अब इस भोजन को छोटी आंत्र की पहले भाग ग्रहणी में भेज दिया जाता है। छोटी आंत्र के तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रशूद्रांत यानी कि जेजुनम और इलियम यानी शूद्रांत। तो यहाँ पर भोजन का पाचन छोटी आंत्र में केवल डुओडिनम या ग्रहणी वाले भाग में ही होता है। बाकी के दोनों भागों में भोजन का अवशोषण किया जाता है। ग्रहणी के अंदर पित्ताशय द्वारा पित्त रस, अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस और आंतरिक ग्रंथियों द्वारा अग्नाशय रस को स्त्रावित किया जाता है, जो कि प्रकृति में क्षारीय होते हैं। आमाशय से आने वाला भोजन यानी कि काइम HCl की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। तो ग्रहणी में उसे सबसे पहले क्षारीय प्रकृति में चेंज किया जाता है, जो कि पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरिक रस की क्रिया के द्वारा उसकी अम्लीयता को कम कर उसे क्षारीय बना दिया जाता है। यहाँ पर खाना जो है अब क्षारीय हो जाता है और पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन अग्नाशय रस और आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम क्योंकि क्षारीय माध्यम में ही क्रिया करते हैं, इसलिए अब इस क्षारीय खाने के ऊपर उनकी क्रिया स्टार्ट की जाती है। छोटी आंत्र के पाचन यानी कि छोटी आंत्र के प्रथम भाग डिओडिनम या ग्रहणी में हम लोग भोजन का पाचन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस भोजन का पाचन तीन उपचरणों में करेंगे। सबसे पहले ग्रहणी में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, क्योंकि हमारे फूड या भोजन में जो हम लोग ग्रहण करते हैं इसमें मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिओडिनम या ग्रहणी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अध्ययन करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि 30% स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट जो था उसका पाचन सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा यानी सलाइवरी अमाइलेज जो स्रावित किया गया था वह मुख गुहा में भी स्टार्च का पाचन हो जाता है। यानी कि अल्फा अमाइलेज द्वारा मुख गुहिका में 30% स्टार्च का डाइजेशन कर दिया जाता है अगर हम लोग खाने को अच्छी तरह चबाकर खाएं तो बचा 70% स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आमाशय में कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ था, तभी भोजन में 70% कार्बोहाइड्रेट एज ए स्टार्च के रूप में उपस्थित है। तो डुओडिनम में अब 70% स्टार्च का पाचन किया जाएगा, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्रहणी में स्टार्च का पाचन पैनक्रियाटिक अमाइलेज यानी कि अग्नाशय रस में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ग्रहणी में अग्नाशय रस का स्त्रावण किया जाता है तो उसमें उपस्थित पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च पर क्रिया करेगा, जो कि क्षारीय माध्यम जिसकी pH 8.6 to 8.5 है, इस माध्यम में स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्सटिन यानी सीमित डेक्सटिन में अपघटित कर देता है। अब जो माल्टोज बना है जो कि डाइसेकेराइड है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सटिन तीनों डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब माल्टोज का पाचन होगा, जो कि आंतरिक रस में उपस्थित माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में परिवर्तित या अपघटित कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी डाइसेकेराइड होती है सुक्रोज, जिसको आंतरिक रस में उपस्थित सुक्रेज के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित कर दिया जाता है।
इसी प्रकार लैक्टोज जो है डाइसेकेराइड है, उसको भी लैक्टेज एंजाइम जो कि आंतरीय रस में उपस्थित होता है उसके द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये सारी जो शर्करा अपघटित होने के बाद बन रही है, ये सब मोनोसेकेराइड्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आइसोमाल्टोज और लिमिडेक्सटिन भी बना था, तो आइसोमाल्टोज और लिमिडेक्सटिन का भी यहाँ पर पाचन किया जाएगा। ये देखिए आइसोमाल्टोज को आइसोमाल्टेज एंजाइम जो कि आंतरिक रस में उपस्थित होता है के द्वारा दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद लिमिट डेक्सटिन यानी सीमित डेक्सटिन जो थी उसको लिमिट डेक्सटिनेज एंजाइम द्वारा जो कि आंतरिक रस में ही उपस्थित होता है, इसको ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी समस्त कार्बोहाइड्रेट जो भी भोजन में उपस्थित थी उसका संपूर्ण पाचन ग्रहणी में कर दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज स्टार पॉइंट है कि हमारे शरीर में कोई भी बीटा एमाइलेज एंजाइम नहीं होता जो कि सेल्यूलोज के पाचन के लिए जरूरी होता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो इस प्रकार ग्रहणी में भोजन में उपस्थित संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया जाता है। सेकंड अवयव यानी दूसरा अवयव जो लेते हैं हम लोग भोजन में वो होता है प्रोटीन। तो ग्रहणी में अब प्रोटीन का पाचन हम लोग अध्ययन करेंगे। पित्त रस के अंदर प्रोटीन के पाचन करने के लिए कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। यहां पर अग्नाशय जो रस है इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन जो कि अक्रिय या निष्क्रिय होता है। इसके अलावा कायमोट्रिप्सिनोजन ये भी अक्रिय होता है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज यह कुछ एंजाइम होते हैं, जिसमें से दो एंजाइम हैं ट्रिप्सिनोजन कायमोट्रिप्सिनोजन, ये अक्रिय अवस्था में होते हैं अग्नाशय रस के अंदर। तो अग्नाशय रस में उपस्थित ये एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले जो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिनोजन जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन है, इसे आंतरिक रस में उपस्थित एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल दिया जाता है। यह जरूर याद रखिएगा कि ये आंतरिक रस में उपस्थित एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। आंतरीय जो ग्रंथियां होती हैं उनकी एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्रावित किया जाता है। अब ट्रिप्सिन बन गया है सक्रिय अवस्था में, तो यह दूसरा एंजाइम जो था आंतरिक रस में अग्नाशय रस में जो कायमोट्रिप्सिनोजन है निष्क्रिय अवस्था में, इसे ट्रिप्सिन के द्वारा कायमोट्रिप्सिन सक्रिय अवस्था में बदल दिया जाता है। अब प्रोटीन के ऊपर ये सक्रिय ट्रिप्सिन और कायमोट्रिप्सिन अभिक्रिया करके इनको प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में अपघटित कर देते हैं। इन पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज पर अब अग्नाशय रस में उपस्थित कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा क्रिया की जाती है, और इन्हें पेप्टोन्स और प्रोटीजेज को अमीनो अम्ल और डाइपेप्टाइड्स में अपघटित कर दिया जाता है। अब यहां पर जो डाइपेप्टाइड है इनको आंतरिक रस में उपस्थित डाइपेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा अमीनो अम्ल में अपघटित कर दिया जाता है। और हमें पता है कि अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन के सबसे छोटे अवयव होते हैं। अब इससे ज्यादा इसका विघटन नहीं हो सकता। तो यहां पर इस प्रकार प्रोटीन का संपूर्ण पाचन ग्रहणी के अंदर हो जाता है। अग्नाशय रस में उपस्थित जो ट्रिप्सिन था यानी ट्रिप्सिनोजन जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ था सक्रिय में, तो ट्रिप्सिन की बात एक याद रखना कि यह जो दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन है और जो कीरेटिन प्रोटीन होती है जो कि हमारे नाखूनों में और बालों में उपस्थित होती है, इन पर कोई क्रिया नहीं करता, यानी इनका पाचन करने में यह सहायक नहीं होता। अर्थात ट्रिप्सिन दूध और हमारे नाखून या हेयर के पाचन में सहायक नहीं होती है। तो इस प्रकार ग्रहणी में हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संपूर्ण पाचन कर दिया है। अब भोजन में उपस्थित तीसरा अवयव होता है वसा, उसका पाचन डिओडिनम या ग्रहणी में करवाएंगे। तो फैट का पाचन जो है वह पित्त रस में उपस्थित जो पित्त लवण होते हैं जैसे कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट,
ये लवण जो है वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका पाइसीकरण कर देते हैं और फैट को पाइसीकृत वसा में बदल देते हैं या अपघटित कर देते हैं। तो बाइल सोल्ट या पित्त लवणों के द्वारा ग्रहणी में वसा को पाइसीकृत वसा में बदल दिया जाता है। तो पाइसीकृत वसा क्या होती है? जो बड़े फैट मॉलिक्यूल थे, यहां पर इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वसा के, इनको जो पित्त लवण थे उनके द्वारा पाइसीकरण के द्वारा इनको छोटे टुकड़ों में बदल दिया ताकि इन पर एंजाइमों की आसानी से क्रिया हो सके। तो इस तरह से ये छोटे अणुओं में बदलना ही पाइसीकरण कहलाता है। यानी बड़े मॉलिक्यूलों को छोटे मॉलिक्यूल में बदलना, इसी को बोलते हैं पाइसीकरण, ताकि इस पर एंजाइमों की अच्छी तरह क्रिया हो सके। अब वसा जो इमल्सिफाइड फैट या पाइसीकृत वसा में बदलती है, यह ट्राइग्लिसराइड होती है, इमल्सिफाइड फैट। इन पर जो अग्नाशयी रस में उपस्थित अग्नाशय लाइपेज एंजाइम है उसकी क्रिया होती है और यह जब तक होती है जब तक कि ये सबसे छोटे अवयव में अपघटित न हो जाए। तो पाइसीकृत फैट या वसा जो कि ट्राइग्लिसराइड है, इसको डाइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट किया जाएगा लाइपेज द्वारा। फिर पैनकैटिक लाइपेज की फिर दोबारा क्रिया होगी डाइग्लिसराइड पे, तो मोनोग्लिसराइड बनेंगे और फिर मोनोग्लिसराइड टूटकर अंत में ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में परिवर्तित कर दिए जाएंगे, जो कि वसा के सबसे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस प्रकार ग्रहणी में भोजन में उपस्थित वसा का संपूर्ण पाचन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार छोटी आंत्र में भोजन का संपूर्ण पाचन कर दिया जाता है। तो यह पाचन की क्रिया विधि का दूसरा चरण था, पाचन। इसका तीसरा चरण लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वो है अवशोषण। तब तक के लिए गुड बाय।